नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग आज जो 11वां चैप्टर है जिसका नाम है बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है जिसे हम मनोविश्लेषणात्मक निबंध भी कह सकते हैं। ये एक मनोविश्लेषणात्मक निबंध है, मन का विश्लेषण करने वाला निबंध है। अब तक हम लोग जो 10 चैप्टर हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि ये पूरा कोर्स जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो है, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 4 नंबर का जो है कवि का परिचय या लेखक का परिचय जो है वो आपके आने वाला है। 101% ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले हम लोग देखिए जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय जो है वो याद कर रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय, और इसी चीज को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जब वो जीवन परिचय पूछते हैं तो आपको क्या लिखना चाहिए, और जब वो साहित्यिक परिचय पूछते हैं तो उस समय क्या लिखना चाहिए। एक बार हम इसे पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं और फिर इसके अंदर से 2 तरह के क्वेश्चन अलग अलग ढंग से सीखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीवन परिचय लिखें तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, और अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछे केवल तो साहित्यिक परिचय के अंदर क्या क्या बातें बतानी होती है, यानी उसकी जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं या साहित्य का जो आरंभ है, साहित्य रचनाओं का जो आरंभ है उसने कब से किया, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, ठीक है, वो सब चीजें वो साहित्यिक जीवन परिचय के अंदर बताई जाती है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं वो हिंदी साहित्य के अंदर जो मनोविज्ञान है, हिंदी साहित्य के अंदर मनोविज्ञान के जनक के रूप में माने जाते हैं। यानी इन्होंने, जैसे अपन प्रेमचंद जी की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी अपने समय के एक अच्छे कहानीकार हैं, उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं। लेकिन प्रेमचंद जी के उत्तर यानी कि प्रेमचंद जी के बाद में अगर कोई कहानीकार हुआ है तो वो है जैनेन्द्र कुमार जी, जिन्होंने उपन्यास को एक नई पहचान दी। यानी एक ये मनोविश्लेषणात्मक कवि या लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, और इनकी भी कहानियों का संग्रह बहुत है। उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि ये जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं ये हिंदी साहित्य के अंदर मनोविश्लेषणात्मक, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इनका जन्म अगर हम बात करें तो सन 1905 के अंदर, यानी 2 जनवरी 1905 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का जिला है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंदर जो एक जगह है कोडियागंज, वहां पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। कोडियागंज जो है कस्बा है, उस कस्बे के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो 2 जनवरी सन 1905। तो आप लोग जब जीवन परिचय याद करते हैं बच्चों, तो मैं जो बात कह रहा हूं उसको अपने माइंड में रखें। मैं आपको ये पूरी डिटेल भी यहां पर लिख लूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसे संक्षिप्त में लिखने की आदत डालें। मैं आपको पहले शॉर्ट समरी लिखवा रहा हूं और उसके बाद में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं डिटेल में भी लिखूंगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट समरी आपको आनी चाहिए। तो अगर हम डायरेक्ट ही सिंपल तरीके से बात करें तो एक लाइन जो है इसके अंदर हमेशा याद रखेंगे कि जो जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के अंदर, यानी जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म
सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर डेट नहीं लिखवा रहा आपको, क्योंकि आप केवल सन को दिमाग में रख ले। वैसे तो 2 जनवरी 1905 को, 2 जनवरी सन 1905 को क्या हुआ है, इसका जन्म हुआ है। लेकिन आप पूरी डेट याद ना करें, केवल सन दिमाग में रख लेंगे, यही पर्याप्त रहेगा। 1905 के अंदर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज कस्बे में हुआ था। तो ये लाइन तो आप याद कर लेंगे। अब आगे की जितनी भी बातें हैं वो हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार है, यानी हिंदी साहित्य के अंदर मनोविज्ञान की कहानियां लिखने वाला, यानी इनकी जो कहानियां हैं वो मनोविज्ञान पर आधारित होती है। अभी जो आप निबंध पढ़ने वाले हो, बाजार दर्शन, ये भी एक मनोविश्लेषणात्मक निबंध है, मन का विश्लेषण करने वाला निबंध है। और इसमें उपभोक्तावाद और बाजारवाद के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की है कि आज का जो समय है वो कैसा उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का समय है। लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। उनके घरों के अंदर सब तरह की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी लोगों को बाजार में जाते ही ऐसे लगने लग जाता है कि बाजार में तो जाने कितनी सारी चीजें, वो बिल्कुल भौचक्का हो जाता है, बावला हो जाता है और उसका मन करता है ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, और सारी चीजों को खरीदने की इच्छा करता है। जबकि बाजार बना किस लिए बच्चों? बाजार बना है आवश्यकता के समय काम आए, आवश्यकताओं को पूरा करे। लेकिन लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते, बल्कि अपनी पैसे का दिखावा करते हैं। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो दिखावा करते हैं और बाजार से अनेक गैर जरूरी सामान खरीद लेते हैं। ऐसे सामान भी खरीद लाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। कई तरह के फैंसी आइटम खरीद लेते हैं। घर के अंदर अच्छी भली टीवी रखी हुई है, लेकिन नहीं, बड़ा वाला टीवी चाहिए। बच्चों की डिमांड आई है, अब तो बड़ा वाला टीवी चाहिए हमको, अपने हॉल में लगाएंगे इतनी बड़ी स्क्रीन। किस्तों के ऊपर ले लेते हैं। अब जिंदगी भर किस्त चुकाते जाओ, सारी सैलरी किस्तों में चली जाती है। तो जिंदगी जो है किस तरह से आप जी रहे हो, तो इसके ऊपर बहुत आनंद से पढ़ने वाले बच्चों। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कि हम लोग कितने इंटरेस्ट के साथ इस बाजार दर्शन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जितने भी ग्राहक मित्र आए हैं उनके सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां मैं बीच में क्यों ले आया ये बिंदु, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि ये जो निबंध है ये एक मनोविश्लेषणात्मक निबंध है और ये एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार भी है। इनकी पाजेब, खेल, कई तरह की कहानियां हैं जो मन का विश्लेषण करने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, कोडियागंज कस्बे के अंदर इनका जन्म हुआ है। फिर हम ध्यान करेंगे कि इनका मूल नाम यानी इनके बचपन का नाम क्या है। समझ में आया ना? ये इनके बचपन का नाम नहीं है। जब ये पढ़ने के लिए जाते हैं जैन ब्रह्माचार्य आश्रम के अंदर, तो वहां पर इनका नामकरण भी होता है। ठीक है, और वहां पर इनको नाम दिया जाता है जैनेन्द्र कुमार। लेकिन उससे पहले जो इनका नाम है वो है आनंदी। क्या है? आनंदी। इनके बचपन का नाम है आनंदी लाल। तो मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर हम डिटेल में लिखते चलेंगे। बचपन का नाम क्या है बच्चों? आनंदी लाल। आनंदी लाल, ये इनके बचपन का नाम है। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम है श्री प्यारे लाल। क्या है? प्यारे लाल। और अगर हम इनकी माताजी का नाम पूछें कि भाई इनकी मम्मी का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम है रमा देवी, यानी इनकी माताजी हैं श्रीमती रमा देवी। ये इनके माताजी का नाम है। अब देखिए यहाँ बात ये आती है बच्चों कि जब ये 2 साल के थे, कितने साल के थे? जब ये 2 साल के थे तो इनके पिता ने इनको छोड़ दिया, यानी कि इनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी जब ये 2 साल के थे तब इनके पिता की क्या हो गई? यहां पर मैं लिख देता हूं कि
जब ये 2 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन, इनका पालन पोषण किसने किया भाई? इनका पालन पोषण इनकी माता ने, माता व मामा ने किया। ठीक है ना, इनका पालन पोषण इनकी माता ने और मामा ने। इनके मामा जो हैं उन्होंने जो है एक विद्यालय खोला था और उसी विद्यालय के अंदर जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी विद्या अध्ययन करी थी और उसी विद्यालय के अंदर इनको नाम मिला था जैनेन्द्र कुमार। तो बचपन का नाम है, जब पैदा हुए थे तो इनका नाम आनंदी लाल था, लेकिन जब ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेने जाएंगे, अभी शिक्षा की हम बात करेंगे, पहले अपन जीवन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग सीख रहे होंगे कि जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं और इनका जन्म सन 1905 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंदर कोड़ियागंज नामक कस्बे के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल है, इनके पिताजी का नाम श्री प्यारे लाल है और माताजी का नाम श्रीमती रमा देवी है। और जब ये 2 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनका जो पालन पोषण है इनके माता जी ने और इनके मामा जी ने इनका पालन पोषण किया और इनकी मामा के विद्यालय में ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, तो वहां भी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई, पिता की बात आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इनकी शिक्षा और दीक्षा, यानी इनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, तो शिक्षा दीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्होंने कहाँ से प्राप्त करी? अपने मामा के स्कूल से। तो प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल है, ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम, हस्तिनापुर, यानी कि इनके मामा ने हस्तिनापुर के अंदर, हस्तिनापुर किसका नाम है, यानी हस्तिनापुर जो है वहाँ पर इन्होंने एक स्कूल खोला था इनके मामा ने। ठीक है, तो उसी स्कूल के अंदर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से मिली? जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम, जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य, इसको मिटा देते हैं, ब्रह्मचार्य, क्या नाम है इसका? ऋषि ब्रह्मचर्या आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, ऋषि ब्रह्मचर्या आश्रम हस्तिनापुर। ये है कहाँ पर? हस्तिनापुर में है। तो एक बात होगी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। अब प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर हो गई, लेकिन और यही स्कूल के अंदर इनका नामकरण भी इसी संस्थान में हुआ था। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग पहले लिख चुके हैं। इनका नामकरण भी इसी विद्यालय में हुआ था। ठीक है ना, तो बचपन का नाम क्या आ गया? बचपन का नाम क्या है भाई? आनंदी लाल, आनंदी लाल। किंतु इस विद्यालय में इनको नाम क्या मिल गया? किंतु इस विद्यालय में इन्हें जैनेन्द्र कुमार
नाम मिला। यानी जब दाखिला कराया था तो दाखिला कराते समय, एडमिशन कराते समय इनका नाम लिख दिया जैनेंद्र कुमार। जैसे अपने भी होते हैं, घर के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, मिंटू, चिंटू, ठीक है, पप्पू, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन विद्यालय के अंदर जब जाते हैं तो बढ़िया सा नाम लिखवाते हैं। तो ऐसे ही बचपन में घर के अंदर इनको आनंदी लाल बोलते थे, आनंद के लाल हैं, आनंदी लाल। लेकिन जब इनको एडमिशन कराने के लिए गए, स्कूल के अंदर नाम लिखाया, मामा की स्कूल थी, वहां पर इनका नाम रख दिया जैनेंद्र कुमार। क्लियर ये बात? तो जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्या आश्रम हस्तिनापुर के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और इनका नामकरण भी इसी विद्यालय में हुआ। बचपन का नाम इसका आनंदी लाल था, किंतु इस विद्यालय में इन्हें नाम मिला जैनेंद्र कुमार। ये हो गया। किंतु गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम रख दिया गया जैनेंद्र कुमार और सन 1912 में इन्होंने गुरुकुल को छोड़ दिया। अब सन दिमाग में रखते जाना कि सन 1912 ईस्वी में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? पढ़ाई पूरी हो गई इसलिए छोड़ दिया। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए आगे जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 1912 ईस्वी तक पढ़ाई करी इन्होंने और उसके बाद गुरुकुल को छोड़ दिया। गुरुकुल था ये, वहाँ पर अध्ययन किया था इन्होंने। और उसके बाद सन 1912 के बाद की घटना आती है 1919 में। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब में उत्तीर्ण की। सन 1919 में अपन बात करें, सन 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की थी। पंजाब से उत्तीर्ण की थी, तो 1919 वाली ध्यान रख लेंगे। इनकी उच्च शिक्षा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी। और उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। तो इनकी जो उच्च शिक्षा है वो कहाँ से हो गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इनकी उच्च शिक्षा हुई। और सन 1921 में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी। और सन 1921 ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि आपको ध्यान है 1921 के अंदर गांधी जी ने भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाया था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पूरे देश के साथ ये आह्वान किया था कि अगर हम 1 साल तक अंग्रेजी सरकार का हर मामले में क्या करेंगे? असहयोग करेंगे, तो हम 1 साल के अंदर ही हमारा जो देश है वो आज़ाद हो जाएगा। तो इस घोषणा के बाद हमारे देश के लाखों युवाओं के अंदर, लाखों करोड़ों लोगों के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ और सबने सोचा यार 1 साल की तो बात है। तो उस समय अनेक विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दी थी, अपना कॉलेज छोड़ दिया था। अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है। अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी सामान को खरीदना बंद कर दिया था। मतलब हर मामले में अंग्रेजी सरकार की क्या करने लग गए थे? वो असहयोग करने लग गए थे। तो उसी दौरान की बात है कि ये भी सन 1921 ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन के अंदर ये सक्रिय हो गए और सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। सन 1923 में, अब बात करते हैं अपन सन 1923 ईस्वी में। सन 1923 ईस्वी में ये कहाँ चले गए? नागपुर चले गए। सन 1923 ईस्वी में
नागपुर चले गए और वहाँ राजनैतिक पत्रों में संवाददाता का कार्य करने लगे। और वहाँ संवाददाता का कार्य करने लगे, जो राजनीतिक समाचार पत्र आते थे उनमें संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। और उसी वर्ष इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया था आंदोलन के अंदर। जो भी आंदोलनकारी थी उनको जो अंग्रेजी पुलिस थी, अंग्रेजी सरकार थी, वो जेल में डाल रही थी। तो इनको आंदोलनों में भाग लेने की वजह से इनको भी कई बार जेल जाना पड़ा। और बहुत सारे राइटर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनको भी बता चुके हैं कि वो भी जेल गए थे। तो ये आंदोलन इतना बड़ा था कि यहाँ अनेक लोगों को जेल में जाना पड़ा था, लेकिन अपने देश की आज़ादी के लिए जेल में गए थे, अच्छे काम के लिए जेल में गए थे, कोई बुरे काम करके ये जेल में नहीं गए थे। ठीक है, तो ये 23 में जो राजनीतिक पत्र होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उनमें संवाददाता का कार्य करने लगे। और उसी साल ये जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अब ये जेल से जब आए तो 3 महीने बाद इनको छोड़ा गया। जेल से इनको 3 महीने बाद छोड़ा गया। ठीक है, तो यहां शॉर्ट में लिख लेता हूं, 3 माह बाद छोड़ा गया। ठीक है, 3 महीने बाद इनको क्या करा, वापिस रिहा किया गया, छोड़ दिया गया। और अगर हम बात करें आगे, 3 महीने बाद छोड़ दिया और आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार ये जेल गए। सन 1928-29 से इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य आरंभ किया और दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा करते रहे। सन 1928-29 से, अब ये ध्यान रख लेना, इन्होंने सन 1928 एवं 29 ईस्वी से स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन आरंभ किया। ठीक, इन्होंने 1928-29 ईस्वी में क्या करा, साहित्य लेखन इन्होंने आरंभ किया। और 24 दिसंबर 1988 में इस महान साहित्यकार का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई, इनका निधन कब हुआ, तो ये 1928 यानी सन 1988 ईस्वी के अंदर, ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो देखिए यहाँ अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। अभी हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं साहित्यिक परिचय। ये इनका जीवन परिचय है। ये अब जैसे अगर आपसे जीवन परिचय बोलते हैं तब तो ये इस तरह की बातें लिखते हैं, और जब आपसे ये कहते हैं कि भाई इसका साहित्यिक परिचय बताओ, तो इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में बात होगी। इन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी है, इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। इनको कौन कौन से सम्मान मिले, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मान है। तो वापिस समझिएगा कि जैनेंद्र कुमार जी हिंदी साहित्य के अंदर एक मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनका जन्म सन 1905 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो अलीगढ़ जिला है उसके अंदर कोडियागंज कस्बे के अंदर इनका जो है जन्म हुआ है। इनके बचपन का जो नाम है वो आनंदी लाल था। इनके पिताजी का नाम श्री प्यारे लाल था, माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। जब ये 2 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी माता जी ने और इनके मामा
मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनके मामा की हस्तिनापुर के अंदर एक स्कूल थी, विद्यालय था, जिसका नाम है जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्या आश्रम। ये हस्तिनापुर के अंदर इन्होंने विद्यालय लिया था। तो इनकी जो आरंभिक शिक्षा है, जो जैनेन्द्र कुमार है, इनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्या आश्रम हस्तिनापुर के अंदर हुआ और इसी विद्यालय के अंदर इनका नामकरण भी किया गया। यानी इनके बचपन का नाम जो आनंदी लाल था, किंतु विद्यालय के अंदर इनका नाम क्या रखा गया, जैनेन्द्र कुमार रखा गया। और सन 1912 ईस्वी के अंदर इन्होंने ये गुरुकुल छोड़ दिया। सन 1912 ईस्वी के अंदर इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और सन 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की थी। कहां से उत्तीर्ण की थी? पंजाब से उत्तीर्ण की थी। और उच्च शिक्षा जो है इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त करी थी। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी। 21 के अंदर विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन के अंदर ये सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। और आंदोलनों के अंदर भाग लेने की वजह से इनको कई बार क्या करा, जेल भी जाना पड़ा। सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता का कार्य करने लगे और उसी साल इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के बाद इनको रिहा किया गया। और इन्होंने साहित्य रचना या साहित्य लेखन आरंभ कब किया? इन्होंने सन 1928 से 29 ईस्वी के अंदर इन्होंने स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन आरंभ किया और मृत्यु जो है सन 1988 यानी 88 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया या स्वर्गवास हो गया। इस तरह आप लोग इन चीज़ों को लिख लेंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी कृतियां हैं, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, सीखेंगे। बहुत अच्छे से सीख जाएंगे बच्चों। बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए, किसी चीज़ की चिंता ना करें आप लोग। आपका अंत तक साथ नहीं छोड़ा जाएगा। अंत तक पूरे विश्वास के साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और इसी तरह आप लोगों को पूरा कोर्स, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो भी पेपर का पैटर्न होगा, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपके प्रेजेंटेशन में कैसे सुधार किया जा सकता है, आप अपनी राइटिंग को कैसे सुधार सकते हो, आप अच्छे अंक लाने वाले जो विद्यार्थी उनकी कॉपियों के अंदर क्या विशेषता होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे बच्चों। तो देखिए आगे हम लोग और लिख रहे हैं। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका। अब हम लोग बात करेंगे इनके प्रमुख यानी इनको जो सम्मान मिले हैं और इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी कृतियां हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं और इनकी पहली कहानी का नाम क्या है, इनके पहले उपन्यास का नाम क्या है। इन सभी के बारे में भी हम लोग बच्चों जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे इसमें। और कुछ बच्चे हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग क्लास को आरंभ करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इनकी कृतियां। कृतियां यानी रचनाएं। इनकी पहली कहानी सन 1928 ईस्वी में, इनकी पहली कहानी जिसका नाम क्या है, खेल। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी के अंदर विशाल भारत, ये समाचार पत्र का नाम है, पत्रिका का नाम है, विशाल भारत नामक एक पत्रिका थी। विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये इनकी पहली होगी। इनकी पहली कहानी खेल है जो सन 1928 ईस्वी के अंदर विशाल भारत नामक पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। और ये जो कहानी है, इस कहानी के आधार पर ही आगे हम बात करते हैं। इनका प्रथम उपन्यास परख, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनका प्रथम उपन्यास परख पर
इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनका प्रथम उपन्यास परख, इनके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है सन 1979 के अंदर, 1979 ईस्वी के अंदर इनको मिला है। इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर, अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। तो देखिए, ये एक शुरुआत करिए कि भाई इनकी पहली कहानी है खेल, सन 1928 ईस्वी के अंदर विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका पहला उपन्यास है परख, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1979, ये पता ही लगता है 89 79 के अंदर अंतर, ठीक है। 79 यानी कि ये इनका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। फिर हम बात करते हैं अब इनके जितने भी कहानी संग्रह हैं, पुरस्कार है, तो इनके पुरस्कार दो ही हो गए। तो एक तो पद्म भूषण मिला है जो 1971 में मिला है, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इनको मिला है सन 1979 ईस्वी के अंदर मिला है। अब हम बात करते हैं कि इनके प्रमुख कहानी संग्रह, प्रमुख कहानी संग्रह है। तो देखिए, इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो आप लोगों को क्रम से याद कर लेने हैं कि कब कब कौन कौन से ये कहानी। देखिए, फांसी, वातायन, यानी जो फांसी है, ये कहानी संग्रह जो है सन 1929 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ। फिर दूसरे नंबर पर है वातायन, कौन सा है? वातायन, ये 1930 के अंदर प्रकाशित हुआ। कब हुआ ये? 1930 ईस्वी के अंदर वातायन। तीसरे नंबर पर है नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या 1933 में। चौथे नंबर पर आप लोगों को ध्यान रखना है एक रात 1934 में। एक रात, ये कहानी संग्रह है, ये 1934 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ है। अगर हम पांचवें नंबर पर बात करें तो दो चिड़िया 1935 के अंदर, दो चिड़िया 1935 ईस्वी में। ठीक है, दो चिड़िया। और नंबर छठा है पाजेब और जयसंधी, पाजेब। और सातवें नंबर पर है जयसंधी, एक जो है 1942 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ, 1942, और एक हो गया 1949 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हो। तो देखिए, जब हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो इन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। एक बार हम लोग इंडिविजुअल तरीके से इनको याद कर लें कि ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी। तो ये 29, 30, 33, 34, 35, 42, 49 सबके सब 19 में हैं। तो आप ये ध्यान कर ले, 29 के अंदर फांसी लगी, तीसरे के अंदर वातायन मतलब खिड़की से छूट गया, वातायन हो गया, और खिड़की से छूटते
ही नीलम देश की जो राजकन्या उनको प्राप्त हो गई। ऐसे कहानी के रूप में मिले कि एक बार इसको एक राजा ने क्या दे दी, फांसी दे दी, और फांसी से बचने के लिए वातायन, वातायन का अर्थ ही क्या होता है, खिड़की, यानी वातायन से आ गया। वातायन से जैसे ही बाहर आया तो वहां पर नीलम देश की क्या मिल गई, राजकन्या मिल गई इनको। और रात को समय, यानी कि एक रात वो जो है दोनों चल गए और एक रात में 2 चिड़िया मिली, लेकिन पाजेब की आवाज आते ही जो है जय संधि यानी कि उनकी विजय हो गई। इस तरह से आप कोई भी ट्रिक बना करके इसको याद कर सकते हो। मैं ट्रिक के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं कभी भी, क्योंकि हमें पूरी डिटेल में चीजें याद होनी चाहिए। तो आप याद कर लेंगे फांसी, वातायन, ठीक है, नीलम देश की जो राजकन्या होगी, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जय संधि, ठीक है, 29, 30, 33, 34, 35, 42, 49, ऐसे तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निबंध संग्रह, यानी कि इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वो यहाँ लिख देता हूँ, प्रमुख निबंध संग्रह। तो ये निबंध संग्रह आप लोगों को ध्यान रखने हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो है बच्चों जड़ की बात 1945 में, जड़ की बात 1945। दूसरे नंबर पर है पूर्वोदय 1951 ईस्वी के अंदर। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर है साहित्य का श्रेय एवं प्रेय, साहित्य का। अब ये सारे के सारे देखिए, साहित्य का श्रेय एवं प्रेय। चौथे नंबर पर है मंथन, सोच विचार। मंथन, सोच विचार, सोच विचार। फिर है काम, प्रेम और परिवार, काम, प्रेम और परिवार। ये सारे के सारे जो हैं ये ध्यान रखेंगे 1953 के अंदर, 1953 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुए। और नंबर 7 है ये और वे, ये 1954 ईस्वी के अंदर प्रकाशन में आए थे। तो ये तो हो गए आपके निबंध संग्रह हो गए। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, तो इस साइड के अंदर हम लोग जो हैं इनके उपन्यासों का नाम भी नोट कर लेते हैं। तो एक साथ आप लोग इन सभी चीज़ों को सीख जाएंगे। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख उपन्यासों के बारे में। तो इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। सुनीता है, ठीक है, कल्याणी है, जयवर्धन है, ऐसे बहुत से इनके हैं। तो सबसे पहले देखिए सुनीता, फिर है त्यागपत्र, कल्याणी। सुनीता नंबर 1 नोट करते हैं हम लोग, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। विव्रत, विव्रत, ठीक है। तो यहां इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी लिख देते हैं। प्रकाशन वर्ष के अंदर हम ध्यान रखेंगे 35, 37, 39, 53। 1935, 1937, 1939, 1953, ठीक है। ये सब ईस्वी के अंदर ही चलता है। तो विव्रत 1953 के अंदर। फिर बात करेंगे हम लोग सुखदा व्यतीत, सुखदा व्यतीत और जयवर्धन। सुखदा और व्यतीत, ये सारे के सारे 53 के अंदर ही हैं, सुखदा व्यतीत। और जो जयवर्धन है वो 56 में है। 7वें नंबर पर है जयवर्धन, ये
1956 ईस्वी के अंदर, और ये सारे के सारे 1953 के हैं, 1953 ईस्वी के अंदर। तो ये देखिए तीनों तरह की चीज़ आपके सामने आ गई है, यानी प्रमुख कहानी संग्रह भी आ गए, प्रमुख निबंध संग्रह भी आ गए और प्रमुख उपन्यास आ गए। तो ये जैनेंद्र कुमार जी का पूरा जो है विस्तार से आपके सामने जीवन परिचय। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें आप लोग सीख गए होंगे, आप इनको अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लें अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाजार दर्शन है, आपकी पाठ्य पुस्तक में इनका जो निबंध है बाजार दर्शन, तो बाजार का उद्देश्य क्या है, बाजार की सार्थकता किसमें है, इन सभी सवालों के उत्तर जो है आप लोग अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपको जुबानी याद हो जाएगा, इतना विश्वास कीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।